जय हिंद दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएसपी ब्लॉग्स में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दीपक सिंह पत्रकार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं भारत की सबसे खतरनाक और सबसे रोमांचक यात्राओं में शुमार एक ऐसी धार्मिक यात्रा पर जिसमें कहीं कहीं आपको पैदल तक चलने के लिए रास्ते नहीं मिलते हैं, पीने के लिए पानी नहीं मिलता और सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन तक नहीं मिलता। इस यात्रा की एक काली सच्चाई ये भी है कि कुछ यात्री हर साल यहाँ पर अपनी जान जरूर गंवाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीखंड कैलाश यात्रा की। तो आइए चलिए मेरे साथ दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे रोमांचक सफ़र पर और साक्षी बनिए श्रीखंड महादेव के दर्शन के। श्रीखंड महादेव की यात्रा लगातार 3 दिनों तक चलते हुए हमने पूरी कर ली और अब शुरू हो गई है हमारी वापसी। इस यात्रा में पहुंचना जितना कठिन है उतना ही कठिन यहाँ से वापसी है, या यूँ कहूँ कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही कठिन, क्योंकि अब इस बर्फ़ से उतरते समय आपको अपना पैर धसा धसा कर नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि आपका एक हल्का पैर आपको फिसला सकता है और अगर आप नहीं संभले तो आप काफ़ी नीचे तक जा सकते हैं। नीचे जाकर आप पत्थरों से टकरा सकते हैं, पत्थरों से टकरा कर काफ़ी नुकसान हो सकता है, जान तक जा सकती है। इसलिए इस पैच पर आपको बहुत ही संभाल कर एक एक कदम आगे बढ़ाना है और नीचे की तरफ बढ़ते जाना है। यात्रा की रौनक ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये यात्रा ख़त्म हो चुकी है। थका हारा अब हर कोई अपने बेस कैंप तक वापस जाने की तैयारी में लग गया है। यात्रा का ये वो विशेष स्थान है जहाँ पर पत्थरों पर लाल पीले पेंट से निशान लगे हुए थे, जिन्हें देखकर हमें चलना था। यहाँ पर एक लैंडस्लाइड हुआ था जिसकी जानकारी हमें नहीं थी, और उन्हीं लाल पीले निशानों को देखते हुए हम काफ़ी नीचे तक रास्ता भटक कर चले गए थे। काफ़ी देर चलने के बाद अब हम पहुँचने वाले हैं अपने भीमडवारी कैंप के पास। ये वही झरना है जिसे दिन में हमने पार किया था। इस वक्त यहाँ पहुँचते पहुँचते रात के लगभग 7:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं पानी का बहाव बहुत तेज हो चुका है। रात बीतने के बाद एक बार फिर से हमारी यात्रा शुरू हो गई श्रीखंड महादेव के दर्शन के बाद अब अपने नीचे के बेस कैंप की ओर जाने के लिए। रास्ते में आपको जगह जगह इस तरह के छोटे छोटे झरने मिलते जाएंगे, जिनके ऊपर से चढ़कर आपको इसे पार करना है। आपके जूते लाख वाटरप्रूफ हों, फिर भी इनका बहाव और इनमें पानी की गहराई ज़्यादा होने की वजह से आपके जूतों में ये पानी भर जाता है और आपके आगे की रास्ते को बहुत ही ख़तरनाक बना देता है। आपका रास्ता बहुत ही मुश्किल कर देता है। पैच के इन कुछ चढ़ाई वाली जगहों को आप देख सकते हैं। ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको दोनों पैरों और दोनों हाथों के सपोर्ट से आगे बढ़ना पड़ता है। दोस्तों, ये है यहाँ का छोटा बंकर, जिसका इस्तेमाल यहाँ पर 12 महीने किया जाता है, और ये काफ़ी लंबाई चौड़ाई बना हुआ है, लेकिन इसका छोटा सा दरवाज़ा है और इस बंकर का इस्तेमाल करते हैं यहाँ के रहने वाले जो निवासी है, जो यहाँ पर अपनी भेड़ बकरियाँ पालते हैं, ये उनका है। और अंदर पर्याप्त उठने बैठने की जगह है और यहीं पे वो हर सीज़न में रह सकते हैं। और यहाँ बीच में एक आग जलाने के लिए, अलाव जलाने के लिए भी इन्होंने बना रखा है, जिससे ये खुद को गर्म रखते हैं। और यहाँ की लोकल जो घास है वो काट के इन्होंने यहाँ पर बिछाई हुई, जिस पे ये बैठते हैं और खुद को गर्म करते हैं इस आग के जरिए। भेड़ बकरी आपकी हैं? ये क्या इशारे में आप इनको बोलते हैं? ये इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, और जो एक दूसरा आवाज़ निकालते हैं आप? अच्छा, यात्रा समाप्त हो चुकी है। ज़्यादातर यात्री और दुकानदार यहाँ से अपना काम समेट कर नीचे की तरफ जा चुके हैं। आप देख सकते हैं इन भेड़ बकरियों को, अब इनका भी समय यहाँ पर समाप्त हो चुका है और ये भी अब नीचे तलहटी की ओर बढ़ती जा रही हैं। अब ऊपर सिर्फ बचते हैं तो श्रीखंड महादेव, कड़ाके की ठंड, बारिश और एक वक्त के बाद बर्फबारी। तो दोस्तों, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भस्मासुर के वध और श्रीखंड महादेव के स्थापना की कहानी।
मान्यता है कालांतर में एक असुर ने घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान लिया कि वो जिस किसी के भी सर पर हाथ रख दे वो जलकर भस्म हो जाए। भस्म कर देने वाले इस वरदान को पाने के कारण ही उस असुर को भस्मासुर नाम से जाना जाता है। भस्मासुर ने अपनी इस शक्ति का पूरे संसार में बहुत ही दुरुपयोग किया, पूरे संसार में अत्याचार की पराकाष्ठा को पार कर लिया। भस्मासुर के अत्याचार से पीड़ित जनों का समाचार ऋषि नारद मुनि ने महादेव को दिया, जिस पर महादेव ने भस्मासुर को बुलावा भेजा ताकि वो उन्हें इस प्रकार से अत्याचार न करने की सलाह दे सकें। महादेव के बुलावे पर आए भस्मासुर की कुदृष्टि माता पार्वती पर पड़ गई और माता पार्वती को महादेव से पाने के लिए वह घमंडी असुर महादेव से मिली शक्तियों को उनके ऊपर प्रयोग करने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ा। महादेव अपनी दिए शक्तियों को खंडित नहीं कर सकते थे, इसलिए वो वहाँ से अंतर्ध्यान होकर एक कंदरा में चले गए। क्योंकि उस कंदरा ने महादेव को ढक लिया था, इस कारण आज भी उस कंदरा को देवढाक के नाम से जाना जाता है। महादेव के अंतर्ध्यान होने के वियोग में माता पार्वती बेहद दुखी थीं और उनके दुख का हरण करने हेतु महादेव की ही प्रेरणा से भगवान विष्णु ने भस्मासुर की काम वासना के अनुरूप मोहिनी का वेश धारण कर उनके समक्ष नृत्य का प्रस्ताव रखा और नृत्य करते करते स्वयं भस्मासुर ने अपने सर पर हाथ रख दिया और वो भस्म हो गया। इस प्रकार से भस्मासुर का अंत हुआ। अब माता पार्वती के विशेष आग्रह पर भगवान शिव उस कंदरा से सीधे एक तेज़ धमाके के साथ निकले श्रीखंड के टॉप पर। वहाँ सब कुछ टूट गया, पर वो एक शिला जो आज भी 75 फीट की है, जिसे आज भी कहते हैं कि वो शिवलिंग है, उसी के साथ वहाँ पर स्थापित हो गई। इस प्रकार से भस्मासुर का वध और श्रीखंड महादेव की स्थापना हुई श्रीखंड के टॉप पर। हर हर महादेव। ये अब हम आकर रुके हुए हैं भीमतलाई पर। ये हैं हमारे टीम के सबसे बड़े भैया सेवाराम भैया और ये हैं मीनू नेगी भैया। और हम सब यहाँ बैठे हुए क्योंकि अब भीड़ कम हो चुकी है, तो यहाँ हम चूल्हे के पास एकदम बैठे, हमारे कपड़े भी सूख रहे हैं, हम गर्मी का आनंद भी ले रहे हैं। और हमारे लिए एकदम मीनू भैया गर्मा गर्म पराठा बनाने की तैयारी कर रहे हैं और हम उसे खाने के बाद फिर देखेंगे, बारिश अगर कुछ कम होती है तो नीचे चलेंगे। और हमारे बीच में ये अखंड शिव भक्त भैया। जय श्री कृष्ण महादेव। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम भाई यशपाल। यशपाल भैया है। और हम सब अब यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से कुछ खाने पीने के बाद तब आगे बढ़ेंगे। तब तक हम लोग यहाँ चूल्हे के आँच का आनंद ले रहे हैं और उसके बाद इनके करारे है सेवाराम भैया का अग्नि विस्तारक यंत्र। ये धीरे से चलाता है और इतनी तेज़ हवा इससे निकलती है कि चूल्हे में पूरी आग एकदम भड़क जाती है। और ये हमारा पराठा लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसका कलर भी बड़ा प्यारा है और कलर तो जो भी है मैं शायद आपको पूरा ना दिखा पाऊँ, पर इसका टेस्ट जो इतना शानदार है उसे भी शब्दों में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। पर अगर ऐसा टेस्ट आपको कहीं चाहिए तो फिर आपको यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा टेस्ट दोबारा आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ पर छोटी बड़ी बूंदों के साथ बारिश जारी है और यात्रा ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम जा रहे थे तो यहाँ पर बड़े अच्छे और व्यवस्थित टेंट्स लगे हुए थे, रुकने के काफ़ी अच्छे ऑप्शन, खाने के काफ़ी अच्छे ऑप्शन। लेकिन अब हम लौट रहे हैं, ये यात्रा ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है, यात्रियों का आना जाना लगभग बंद हो चुका है। और अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस रास्ते पर सन्नाटा है और इक्के दुक्के गिने चुने ही यात्री यहाँ से सफ़र कर रहे हैं। हम भी हिमाचल की उस पहाड़ी का वन जो देख के आपको लग सकता है कि ये अमेज़न के जंगलों का वर्षा वन है। और यात्रा के दौरान ये एक अंकल हमें मिले और लोग कहते हैं कि सीनियर लोग इसको, ओल्ड एज लोग इसको जो है इस यात्रा को नहीं कर सकते। तो देखते हैं अंकल क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? कलकत्ता का नजदीक चिंसुला से। अच्छा, चिंसुला से। क्या एज होगी अंकल आपकी? 68 प्लस। अच्छा, तो ये क्या आपको इस यात्रा के दौरान कहीं सांस फूलने की या सर दर्द की या उल्टी की या ऑक्सीजन की कमी ऐसी कहीं महसूस नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं हुआ, थकावट आई इतना ही। थोड़ी बस थकावट ही आई और ये रास्ता आपने ऐसे ही आसानी से तय कर लिया। और वहाँ महादेव तक चढ़ने में आपको क्या लगता है कि पूरा चढ़ाने में जी क्या है पार्वती बाग का रात में इतना बारिश हुआ जी, सुबह में 5 से 2 आदमी ऊपर गया। हाँ। हम तीनों नीचे रह गए, पर दर्शन हुआ मगर। अच्छा, वहाँ से आपने दर्शन किया। तो यहाँ तक जाने में आपको कहीं ऐसा डर नहीं लगा कि ये ऐसी पहाड़ियाँ हैं, फिसलन वाली पहाड़ियाँ हैं ऐसे? तो सोचने से जा नहीं पाएगा, विश्वास से चलना है जो होगा। अच्छा, तो ये आप मानते हैं कि आपका आस्था और विश्वास आपको वहाँ तक लेकर गया और आप आसानी से चले गए?
ओके अंकल, थैंक यू। हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, ठंड इतनी ज़्यादा पड़ चुकी है कि कुछ कहने और सुनने लायक हम बचे नहीं। गीले जूते, जूते के अंदर हमारी पूरी अंगुलियां एकदम सूख चुकी हैं। गीले हम कपड़े, बेहतरीन दर्द कर रहे हैं। गीली टोपियाँ, सब कुछ गीले हैं। टेम्परेचर, और ये अंकल हैं, इनका पैर भी दिखाइए। अंकल का टेम्परेचर पैर मजेदार। दिखाइए। कहाँ जा रहे हो भाई जी? अरे ठहर जाओ, नीचे बहुत बारिश हो रही है, स्लाइडिंग हो रहा बारिश है। और ठंड ने हमें काफ़ी थका दिया था। ये गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े की एक दुकान देखकर हम रुक गए। यहाँ पर हमने कुछ खाया और फिर हम आगे बढ़े। आप इस वन को देख सकते हैं, यहाँ के इस कोहरे को देख सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 12 महीने यहाँ का मौसम ऐसा ही रहता होगा, क्योंकि यहाँ के पेड़ों की जड़ों, यहाँ के पेड़ों के तनों और उनकी डालियों पर उगने वाले ये शैवाल बताते हैं कि यहाँ का मौसम ऐसा हमेशा रहता है। अब आपको आगे नीचे की तरफ बढ़ना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ बारिश की वजह से रास्ते कितने ख़राब हो चुके हैं, कितने गीले हो चुके हैं। मिट्टी पहले से थी तो फिसलन बहुत बढ़ चुकी है। इस पैच से उतरते समय आपको बहुत सावधानी के साथ उतरना है। एक एक पैर कदम संभाल कर नीचे की तरफ बढ़ाना है, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी एक छोटी सी गलती आपकी ज़िंदगी की आखिरी गलती साबित हो सकती है। दोस्तों, हिमालय की गोद में तमाम तरह की औषधियाँ हैं, तमाम तरह के फल हैं और हम चलते हुए काफ़ी थक चुके हैं। हमें दिखाइए यहाँ की बेर, जो कि टेस्ट में थोड़ी खट्टी है पर मीठी भी है, और इसमें है प्रोटीन की और विटामिन सी की भरपूर मात्रा, जिसको खाने से हमें एनर्जी मिलेगी और इस एनर्जी के साथ हम बड़े आसानी से अपना सफ़र तय करके नीचे पहुंच सकते हैं। तो जब भी आप ऐसे पहाड़ों पर जाएं तो आपको इन पौधों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप बिना किसी साधन के भी यहाँ से फल लेकर खा सकें और रास्ता अपना कंप्लीट कर सकें। देवदार के इस घने और हरे भरे वन में पहुंचने के बाद दिल कहता था कि बस यहीं पर वक्त ठहर जाए, हम यहीं रह जाएं, यहीं के दोस्तों, होकर आज रह जाएं। हमारी यात्रा का 5वां दिन है और अब हम सीधे सीधे वहाँ से दर्शन करके वापस आ रहे हैं। और मैं बीच बीच में काफ़ी मेरी निगाहें जाती थी। एक अकेली महिला हैं जिनके साथ ना कोई साथी है ना कोई संगाती है, और ये ऐसे ही मस्ती में धीरे चलती रहती है। तो सिस्टर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनीता भौमिक। कहाँ से हैं आप? जी, मैं त्रिपुरा से हूँ, बट वेस्ट बंगाल में अभी रहती हूँ। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं आप? तो फिर आप ये अकेले क्यों आए? आपके पास कोई टीम में नहीं आई? हमको अच्छा लगा इसलिए हम आ गए। अच्छा, तो हमने बहुत जन से पूछा, कोई नहीं आया, इसलिए हम अकेले ही चले आए। अच्छा, तो आपने कोशिश की लोगों को साथ लाने की, लेकिन कोई आया नहीं? अप्रोच किया लेकिन कोई राज़ी नहीं हुआ। अच्छा, और कैसी रही आपकी ये यात्रा, कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ अकम्प्लिश करके आए हैं। अच्छा, आपको कहीं ये डर नहीं लगा कि अगर मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो गई और मैं अकेले हूँ तो मेरा क्या होगा? क्या होगा, मत जाना, इससे ज़्यादा क्या होगा? मौत का कोई खौफ नहीं है? नहीं है, चलिए चलिए। अब हम पहुंच चुके हैं बरास के जंगलों के पास बहने वाली उस छोटी सी नदी के पास, जो कि पहाड़ों पे बने ग्लेशियर के पिघलने से बनी हुई है। यहाँ की भाषा में इसे नाला कहते हैं, इसलिए इस स्थान को बराहटी नाला नाम से जाना जाता है। इसी के पास इस छोटे से मंदिर को देखकर हम सब इसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गए और ख़ुद उस मंदिर में जा पहुँचे। यहाँ की देवी से हमने आशीर्वाद प्राप्त किया और निकल पड़े एक बार फिर से अपने बेस कैंप सिंघाड़ की तरफ। ये 150 सीढ़ियाँ जिनसे हम उतर कर आए थे, अब फिर इन्हें चढ़कर हमने पार किया और उस पैच पर पहुँचे जहाँ का पानी मैंने आते समय भी आपको दिखाया था कि बहुत तेज़ रफ्तार के साथ बहता है। इसकी तेज़ आवाज़ आपके कानों तक जाती है और आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा देती है, क्योंकि बिल्कुल इसी से छूता हुआ एक पतला सा रास्ता, जिस पर किसी तरह का कोई सुरक्षा घेरा नहीं है, उससे आपको पहाड़ी से सटकर धीरे धीरे हरि ओम हरि राम कहते हुए आगे बढ़ना पड़ता है और आप हर हर महादेव के नारों के साथ इसे पार कर जाते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं इन सारे रास्तों को पार करके एक बार फिर से अपने सबसे पहले बेस कैंप सिंघाड़, और अब हम जाने वाले हैं सिंघाड़ के कम्युनिटी किचन में, जहां पर बन रहा है भक्तों के लिए प्रसाद। यहाँ के इस भंडारे में मैंने भी अपना श्रमदान दिया और रात्रि के भंडारे में
मैंने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर बहुत ढेर सारी रोटियाँ बनाई और सब भक्तों के बीच में हमने उसे परोसा भी, सबके साथ हमने खाया भी। बहुत ही आनंद आया। यहाँ के लोग बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। बड़े ही सेवा भाव से इन सब ने घंटों तक मेहनत करने के बाद यहाँ के रुके दर्शनार्थियों के लिए ये रोटियाँ बनाई थी। मेरा भी थोड़ा सहयोग इनमें रहा। मैं भी इनका सहयोग करके खुद को बड़ा ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था, क्योंकि इस तरह का सेवा का कार्य मैंने इससे पहले पहाड़ी के किसी मंदिर पर नहीं किया। रात्रि बीतने के बाद एक बार फिर से सुबह के भंडारे में प्रवेश कर गया था और वहाँ पर जाकर एक बार फिर से मैंने अपना श्रमदान दिया। सुबह के मेन्यू में आलू का पराठा था, जिसे बनाने के लिए एक बार फिर से मैं इन लोगों के साथ बैठ दोस्तों, इस समय हम हैं सिंघाड़ के इस कम्युनिटी किचन में, जहाँ पर हम जा रहे हैं भक्तों के लिए गर्मा गर्म आलू पराठे बनाने। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये हैं हमारे नरेश भैया, जो कि लोई काटने में एक्सपर्ट हैं। अभी ये इस आटे को लेके गोल कर रहे हैं, उसके बाद इसे थोड़ा सा चौड़ा करेंगे और उसके बाद इसमें भरेंगे ढेर सारा आलू का ये मसाला। और फिर हमारा और लकी भैया का काम है कि हम इन आलू में मसाले जो भरे हुए हैं, इसको फिर हम बड़ा करके पराठे का आकार देंगे। और उसके बाद फिर हमारे ये हैं प्रकाश भैया, जो कि इसे बढ़िया से पकाने का काम करेंगे। और उसके बाद हमारी पूरी टीम है जो ये भक्तों के बीच में इसको सर्व करेगी। तो बस देखते जाइए, कुछ ही देर में हम सब यहाँ से एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पराठे बनाकर भक्तों के बीच में परोसेंगे। तो आगे का जो भी कार्यक्रम होता है हम आपको दिखाएंगे। शंकर नाथ रे, ओ गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की टोली, मेरे नाथ रे, ओ शंभू नाथ रे। महादेव के भजनों के बाद एक बार फिर से हमारी यात्रा शुरू हो गई सिंघाड़ बेस कैंप से जाओ गांव के लिए। ये दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और हमारे साथ सिंघाड़ की पूरी टीम साथ में चल रही है। इस वक्त हम सब पहुंच चुके हैं उसी ग्लेशियर वाले नाले के पास, जहां पर एक बार फिर से हमारा मन ललचा और कुछ दिन हो चुके थे हमें नहाए हुए। हम सब ने यहाँ पर खूब पानी में मस्ती की। हमने हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? शेरा पिछले कुछ दिनों से यहाँ का मौसम और माहौल बहुत ख़राब हो रखा है। यहाँ पर लगातार बारिश चल रही है, जिसकी वजह से छोटे बड़े लैंडस्लाइड लगातार चल ही रहे हैं। नीचे नदी की तरफ दिखने वाली वो पाइपलाइन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है लैंडस्लाइडिंग की वजह से। यहाँ अभी भी रह रहकर बारिश हो रही है और रह रहकर छोटे मोटे लैंडस्लाइड भी होते ही जा रहे हैं। हम जब यहाँ से यात्रा के लिए जा रहे थे तो यहाँ पर एक बड़ा ही छोटा सा मंदिर, बहुत ही प्यारा सा मंदिर था, जिसके लिए हमने विचार किया था कि वापसी के दौरान हम यहाँ पर रुकेंगे और कुछ वक्त इस मंदिर के पास बिताएंगे। पर इस मंदिर के पास भी एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से एक बड़ा बरास का पेड़ इस मंदिर से आ टकराया और ये मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका। इस वक्त इस मंदिर के पास सिर्फ़ और सिर्फ उस पेड़ का और मंदिर का मलबा ही शेष बचा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग अभी भी फंसे हुए हैं। हम भी पिछले 2 दिनों से फंसे हुए थे लैंडस्लाइड की वजह से। इस कारण हम अपने सहयात्री बहनों के गांव ठारला गांव में उनके साथ रुके हुए थे। वहाँ का भी बहुत अच्छा अनुभव रहा। किसी अगले ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। साथियों, इस तरह के लैंडस्लाइड वाले पहाड़ों के पास आप जब भी चलें तो आप कोशिश करें कि आपकी एक निगाह अगर सड़क की तरफ है तो आप कोशिश करें कि आपकी दूसरी निगाह पहाड़ की तरफ हो, क्योंकि इस तरह से आपको ऊपर से आने वाला कोई भी छोटा मोटा पत्थर जो स्लाइड होकर आ रहा है वो आपको दिख सकता है और वक्त रहते आप अपनी और अपनों की सुरक्षा कर सकते हैं।
बारिश, लैंडस्लाइड और ख़तरे के बीच में घर जाना भी हमारा ज़रूरी था, क्योंकि हमारी यात्रा का समय पूरा हो चुका है और हम निकल पड़े हैं एक बार फिर से अपने घरों की तरफ। हम जा रहे हैं बागी पुल बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर वक्त और मौसम सही रहता है तो ही आपको जांव से बागी पुल के लिए साधन मिलता है, अन्यथा आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। रास्ता पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, इसलिए इस रास्ते को हमें पैदल ही तय करना पड़ा। जांव से बागी पुल की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है, जिसे पार करके अब हम पहुंच चुके हैं बागी पुल बस स्टैंड पर, और यहाँ से अब आगे का सफ़र हमारा यहाँ की बसों से होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।